स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील के 13वें एपिसोड में। और जल्दी से पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल में राजस्थान की भूतिया बस, बेसिकली ये एक अडेप्टेड स्टोरी है और आई होप आपको पसंद आएगी नरेशन इसकी और स्टोरी भी। तो स्टोरी जो है वो शुरू होती है कपल से और बेसिकली विनीत और नेहा जो थे वो आपस में पहले कमिटेड थे, देन उसके बाद फिर उनकी मैरिज हो गई। अब जो दोनों का जो बिजनेस था वो एक ही था और बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट का इनका काम था। और राजस्थान के ही जो बेसिकली मेजर एरिया था, ये जयपुर के रहने वाले थे और राजस्थान के बाकी ज़्यादा इलाकों में इनका तकरीबन सारी स्टेट में ही इनका इवेंट मैनेजमेंट का काम था। और जो बड़ी पार्टी होती थी उनको ये खुद ही हैंडल करते थे। जिंदगी इनकी अच्छी गुजर रही थी, तो पैसा वगैरह थी, इसकी भी कोई सच कमी नहीं थी, लेकिन इनका ये तवज्जो होता था कि बिजनेस अभी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्केल पर नहीं है और उसको उस स्केल पर पहुंचाने के लिए हमें खुद ही इन्वॉल्व होना होगा जहां पर बहुत बड़ी पार्टीज होंगी। तो ऐसा ही जैसा मैंने कहा कि उदयपुर की एक पार्टी थी, तो इनको वहां पे जाना था। और बेसिकली जो इनका प्रोग्राम था ये कि वो ऑलमोस्ट सुबह के टाइम पहुंच चलेंगे, दोपहर के टाइम, और ऑलमोस्ट जयपुर से जो उदयपुर का रास्ता है वो कुछ 400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। खैर, इनका प्रोग्राम था कि कुछ 400 किलोमीटर का रास्ता अमूमन 7-8 घंटे लग जाते हैं और ये अमूमन 12 बजे के आसपास चलेंगे और 8 बजे के आसपास रात को पहुंच जाएंगे, होटल में स्टे करेंगे, अगले दिन पार्टी से मिलेंगे, थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे और फिर वापसी कर लेंगे। अब क्या होता है कि जो विनीत होता है वो अपनी वापस आने की तैयारी करने लग पड़ता है, लेकिन रास्ते में जो उसकी गाड़ी है वो खराब हो जाती है और उसको लग जाता है टाइम। उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और इस वजह से जो नेहा है वो भी काफ़ी इरिटेट हो जाती है और दोनों में फ़ोन पर पहले अनबन होती है, देन उसके बाद फिर जैसी लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में। खैर, अब जो विनीत है वो काफ़ी लेट पहुंचता है, तकरीबन कुछ 6 बजे के आसपास, और ये दिन थे जो सर्दियों के दिन थे, तो रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अब नेहा जो है वो मूड में नहीं थी कि इस टाइम जाया जाए, लेकिन विनीत के कहने पर कि भाई बड़ी पार्टी है, अगर हम सुबह चले और सुबह धुंध वगैरह का सीन हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कोई बात नहीं, हाईवे वगैरह है, रात को ही चलते हैं। और अगर कोई होगा, कुछ फॉग वगैरह का चक्कर होगा, रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, फिर ऑलमोस्ट हमने आधा सफ़र तो तय कर ही लिया होगा, तो ऐसा चलते हैं। खैर, थोड़ा बहुत नानुकुर करने के बाद नेहा मान जाती है और बाद में फिर उनका प्रोग्राम बनता है कि चलो गाड़ी निकालते हैं, चल पड़ते हैं। अब रास्ते में भी यही बस चल रही है चिल्लम चिल्ली कि तुमने टाइम पे नहीं आते, कि वो गाड़ी छोड़ आते, किसी फ्रेंड की गाड़ी ले आते, ये वो। अब क्या होता है कि अचानक जो है एक पॉइंट पे आके विनीत अचानक से गाड़ी रोकता है और थोड़ी सी गाड़ी को बैक करता है। अब नेहा उस पर फिर चढ़ पड़ती है कि एक तो आगे लेट हो रहे हैं और एक ये तुम क्या कर रहे हो। तो विनीत कहता है रुको, मैंने कुछ देखा है। अब उसने क्या देखा था कि एक पॉइंट पर अंदाजन वो कह रहे हैं कि हम कुछ 100 किलोमीटर के आसपास का सफर हमने तय कर लिया था, तो एक पॉइंट पर रास्ता जो है वो डिवाइड हो रहा था। देखने में रास्ता काफी सुनसान लग रहा था और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, और जो बोर्ड है वो एक तरफ तो उदयपुर का सीधा रास्ता 300 किलोमीटर दिखा रहा था, तो वो दूसरी तरफ उदयपुर का जो है वो साइड का जैसे होता है साइन होता है, और उस पर दिख नहीं रहा था कुछ भी कितने किलोमीटर है। विनीत जो है वो उतरता है गाड़ी से, उस बोर्ड की तरफ जाता है। बोर्ड ऊंचाई पर नहीं था, उसके हाइट के आसपास था, वो थोड़ा सा उसको साइड पे करता है, तो वहां पर देखता है कि जो रास्ता है उदयपुर का वो दिख रहा है 125 किलोमीटर। अब जो विनीत है वो तो हो जाता है कुछ भी, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। हमने कहाँ 300 किलोमीटर का करना था सफर तय, यहाँ पर 125 किलोमीटर लिखा हुआ है। इतना शॉर्टकट हमने कभी, वैसे तो चलो उदयपुर साइड की तरफ इतना गए नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा शॉर्टकट है, इतना बड़ा शॉर्टकट है, तो ढका भी हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब नेहा को उसने फटाफट जाके बात बताई। नेहा पहले तो खुश हुई, लेकिन कहते कि नहीं रहने दो, सुनसान रास्ता है, क्या पता कैसा रास्ता होगा। तो विनीत कहता है यार गाँवों के बीच बीच में से रास्ता होकर जाता होगा, सिंगल रोड होगी, ज्यादा रात का टाइम है। अब कौन सा रात के टाइम में यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा चल रही होंगी कोई गाड़ियाँ की हमें प्रॉब्लम आएगी।
तो समय का तकाजा है, हम ऐसा करते हैं। देखो ना यार, 300 किलोमीटर जाएंगे, नाना करते भी हमें अराउंड कम से कम 5 घंटे लगेंगे। और अगर हम 125 किलोमीटर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो हम आराम से मतलब पहुंच जाएंगे और थोड़ी बहुत रेस्ट भी हो जाएगी। तो उससे अगले दिन फिर एनर्जी से पूरी हम अपनी बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन भी तो देनी है। खैर, अब नेहा टालते टूलते, उसका उतना मन नहीं था, लेकिन वो समहाउ मान गई। अब इन्होंने जो गाड़ी है वो उस रास्ते की तरफ डाल दी। शुरू शुरू में तो जो रास्ता था वो ठीक ठाक उनको लग रहा था। कुछ इक्का दुक्का घर थे, फिर कुछ दुकानें दुकानें थी, आगे दुकानों के बाहर लाइट वगैरह भी जगी थी। रास्ते में कहीं पर जो सड़क थी वो थोड़ा सा चौड़ी होती, डिवाइडर के ऊपर जो होती हैं स्ट्रीट लाइट्स, ऐसी कुछ लाइट्स थी। लेकिन कुछ 25 किलोमीटर तक जाने के बाद जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान होने लगा और जंगलात जैसा एरिया जो है वो दिखने लग पड़ा। अब दोनों डर तो रहे हैं हल्का हल्का, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा कुछ इस बारे में बात भी नहीं कर रहे कि जो अब जैसा चल रहा है चलते रहो, वापस मुड़ने से तो रहे। खैर, अब थोड़ी देर चल रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जो है वो इनकी गाड़ी अचानक से ट्रम्बल होती है, हिलती है बहुत बुरी तरीके से। तो जो विनीत है वो फटाफट गाड़ी को मोड़ पे साइड पे करता है ताकि कोई किसी और व्हीकल अगर कोई आता है तो वहां पर उसको गाड़ी लग ना जाए। तो अचानक देखता है वो, जब गाड़ी साइड पे करता है, कि गाड़ी के जो लेफ्ट साइड के दोनों टायर हैं वो पंक्चर हो जाते हैं और बुरी तरीके से पंक्चर हो जाते हैं, मतलब जैसे ऑलमोस्ट फट ही गए होते हैं, इसलिए गाड़ी बहुत ज़्यादा हिलती है। अब जब विनीत देखता है और बड़े जोर से चिल्लाता है और नेहा कहती है क्या हुआ, वो कहता है कि टायर पंक्चर हो गए गाड़ी के दोनों। तो नेहा कहती है कि स्टेपनी से निकाल के लगा लो। अब विनीत उसकी तरफ बड़ी हैरानी से और अजीब तरीके से देखता है कि मैडम दोनों टायर हुए हैं पंक्चर, एक से तो गाड़ी एक तो लगा लेंगे, दूसरे का क्या करेंगे। अब नेहा एज यूजुअल उसको शुरू हो जाती है, देखा मैंने कहा था ये रास्ता, हम अगर हाईवे पे होते तो वहां पर कोई हेल्प मंगा लेते। अब विनीत कहता है कि यार अब कर क्या सकते हैं। अब वो कहती है हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जल्दी पहुंचने की कर रहे थे, इस सुनसान रास्ते में आप बताओ अब क्या करेंगे। तो अभी ये दोनों बातें कर रहे थे कि उनको दूर से एक बड़ी सी लाइटें दो दिखी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी, सड़क के रास्ते, सड़क की तरफ से ही, जैसे कोई बड़ी गाड़ी आ रही हो। अब पहले उन्होंने देखा तो अचानक जब वो पास आती जा रही थी तो उनको दिख रहा था कि एक बस है जो उनके पास आ रही है, उनके मतलब तरफ आ रही है। और बस जैसे ही उनके पास से आ रही थी तो उनको थोड़ी सी जान में जान आई कि एटलीस्ट कोई तो हमें हेल्प मिली। तो इन्होंने इशारा किया बस की तरफ और बस रुकी। अब जब वो बस के अंदर एंटर हुए और ड्राइवर से पूछा कि ये बस कहाँ तक जाएगी, तो ड्राइवर कहता है कि अगले स्टेशन, अगले बस स्टैंड तक जाएगी वो बस। तो विनीत की जो है सांस में सांस आती है, क्योंकि वो उसको होता है कि ठीक है यार, हम अगले वहाँ पर कोई मैकेनिक वगैरह देखेंगे तो उसको लेकर आएंगे, यहाँ पर तो जो भी मांगेगा सो। तो वो कहता है कि भी जगह है बस में, वो कहता है हाँ सबसे आखिरी सीट में जगह है, बैठ जाओ। अब चलो ये दोनों अपने गाड़ी से उतर के बस में बैठते हैं और आखिरी सीट तक जाते हैं, जो बड़ी सी सीट होती है आखिरी। अब क्या होता है कि जब ये बस में अंदर जा रहे होते हैं तो जो ड्राइवर है ना उसको, उनको सिर्फ धड़ नजर आ रहा होता है, सिर जो है बड़ा, मतलब एक तो अंधेरा होता है बस में, बाहर लाइट भी नहीं वो अंदर जग रही होती, और उसकी वजह से ना सर उनको ध्यान से दिखता नहीं है। खैर, अब ये थोड़ी सी जल्दी में थे, उन्होंने फटाफट बस का जो ड्राइवर के पीछे का दरवाजा होता है जहाँ पर सवारियां पीछे आगे बैठती हैं, वो उन्होंने जो है वो खोल ली और पीछे जाना शुरू कर दिया। अब ये जाते जाते एक चीज नोट कर रहे हैं, इनको कुछ अजीब सा लग रहा है कि एक तो जो वो सारी बस है वो लेडीज से भरी हुई है, सबने घूंघट ओढ़ा। आमतौर पर राजस्थान में तो तकरीबन सारे घूंघट ओढ़ते ही हैं लेडीज, आमतौर पे जो खास तौर पे गांव वगैरह की लेडीज होती है। तो ये आगे आगे जाते जा रहे हैं, वो लेडीज जो है उनका घूंघट नीचे और सारी एक ही मुद्रा में, यानी कि जैसे सर नीचे करके सो रही होती है। इनको थोड़ी सी हैरानी हुई और काफ़ी ज़्यादा इनको थोड़ा सा महसूस हुआ, कुछ नेगेटिविटी से महसूस हुई। लेकिन अब ये इनके दिमाग में एक बात थी कि जहाँ पर हम फंसे हुए हैं वहाँ पर जंगलात का एरिया है, तो जो पास पास का गाँव होगा जहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा तो हम वहाँ तक पहुँचे, बस ये सफ़र यहीं तक ही होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये जाके आखिर में सीट में बैठ जाते हैं दोनों। बस चलती है,
बस अब थोड़ी सी चल रही है तो जो इनका बस का जो माहौल है वो थोड़ा सा चेंज होने लग पड़ता है। सर्दी अचानक से बढ़ने लग पड़ती है, हालांकि शीशे सारे बंद थे, और जो इनको आवाज़ें हैं वो धीरे 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 रोने की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं, हल्की 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 चीख पुकार की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं, और वो आवाज़ें जो हैं थोड़ी सी तेज होने लग पड़ती हैं। अब ये बिल्कुल सकते में आ जाते हैं और इनको जिसे कहते हैं कुछ सूझ नहीं रहा होता कि ये हो क्या रहा है। अचानक से वो जो लेडीज हैं उठनी शुरू होती है और उनकी तरफ बढ़ती हैं, और जब ये इनका चेहरा देखते हैं तो सबका चेहरा बड़ी बुरी तरीके से जला होता है। ये देखते हैं और इनकी चीखें निकल जाती हैं और ऊंची ऊंची बस रोको कहने लग पड़ते हैं। बस भाई कहाँ पे रुकनी थी, जिसने चढ़ाया था ड्राइवर ने, और जो ये सारी बलाएं थी वो बस अब जिसे कहते हैं कि उनकी पकड़ में आने लग पड़े, आगे थे। अचानक से जब विनीत जो है वो, एक जो लेडी है वो नेहा की तरफ जब बढ़ने लगती है तो विनीत उसको पीछे करने लग पड़ता है, तो वो उसको तेज ऐसे धक्का मारती है और दूसरी जो लेडी होती है उसको जैसे पकड़ के शीशे से बाहर करती है, और विनीत जो है बिल्कुल उसका सर फट जाता है और वो बस के बाहर निकल जाता है, बाहर मतलब गिर पड़ता है चलती बस से और वो बेहोश हो जाता है। अब ये जो किस्सा है यहीं पे समाप्त, यानी कि विनीत जो है बस के बाहर गिर गया और जो नेहा है वो बस के अंदर है। अब उसका क्या हुआ फिलहाल कुछ पता नहीं। अगले दिन जब विनीत को थोड़ी सी होश आती है तो वो उसके लोग आसपास उसको पानी की छींटे दे रहे होते हैं, और उसका जो खून है वो काफ़ी ज़्यादा बहा होता है, जम चुका होता है, तो उसको कुछ अभी सूझ नहीं रहा होता। तो तब तक एम्बुलेंस आ जाती है, लोग उसको उठा के लेके जाते हैं अस्पताल में। उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता है 1-2 दिन। जब वो थोड़ा सा ठीक महसूस करता है तो फिर पुलिस आती है और पुलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, किसने मार के छोड़ा। अब जो ये कहानी बनाता है बताता है वो उसी तरीके से बताता है जो उसके साथ हुआ, और पुलिस उसको कहानी को सुन के हंसने लग पड़ती है। हालांकि जो वो कार की बात करता है कि मेरी कार ऐसे है, वो पुलिस को कार वहीं पे बरामद हो जाती है। लेकिन अब जब हॉस्पिटल में नेहा के भी पेरेंट्स आते हैं और सारा होता है कि नेहा कहाँ पे है, वो खुद कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सारा हुआ था, उन्होंने मुझे बस के बाहर फेंक दिया, चलती बस के बाहर। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की तो उन्होंने कहा कि बंधु वहाँ पे कोई भी शीशा नहीं पड़ा हुआ था, तुझे चलती बस से बाहर निकालते शीशा टूटता, तेरे जो शीशे पे तू कहता चोट लगी है, कुछ तो नजर आना था। लेकिन वो कहता मेरी बात मानो, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो अब क्या होता है कि जो जैसा कि आमतौर पे होता है, शक किया जाता है कि इसने नेहा को गायब कर दिया या फिर कहीं मार दिया। तो पुलिस इसको कस्टडी में ले लेती है और उसको फेंक दिया जाता है जेल। अब ये बेचारा रोता कुरलाता सारी बातें करता है कि भाई मैं मजाक नहीं, मैं मतलब मजाक क्या करना है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मतलब ये मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, तो आप मेरी बात मानते क्यों नहीं हो। तो जो जेल के हैं आमतौर पे वो भी उसे पागल समझते हैं। खैर अब कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन वो एक चीज नोट करता है कि एक थोड़ा सा बूढ़ा सा आदमी जो है उसकी तरफ बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, और जब सारे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं सिर्फ 2 आदमी होते हैं जो उसकी तरफ देख के हंस नहीं रहे होते। एक वो बूढ़ा होता है और एक बहुत ही पहलवान टाइप का आदमी होता है जो कई बार दूसरे बंदों को टोकता भी है। एक दिन जो विनीत है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, तो राजू जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पहलवान टाइप आदमी की, वो उसके पास आता है, उसको दिलासा देता है, और वो कहता है सारा जो बताता है उसने पहले भी बताया होता है। वो कहता है कि देख यार, पता नहीं विश्वास करने वाली बात है या नहीं, लेकिन मुझे मुझे विश्वास है नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन तेरे दर्द को मैं समझ सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, जेल में तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन विनीत कहता है कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नेहा का पता लगाना है कि वो किस हालत में हो, किसी भी हालत में ढूंढना है। तो विनीत जो राजू कहता है कि उसके लिए तो भाई जेल से बाहर जाना पड़ेगा, और जेल से बाहर जाने का तेरा इतना रास्ता लग नहीं रहा, और तुझे मदद की जरूरत भी पड़ेगी, तो ऐसा करता हम जेल से किसी तरीके से भागते हैं। तो जो विनीत है वो अब सब कुछ करने के लिए तैयार था अपनी नेहा के लिए, और वो कहता है कि ठीक है करेंगे, पर कैसे। अब ये दोनों बातें कर रहे थे तो वो बूढ़ा जो आदमी था वो उनके पास आता है, और उनका नाम होता है बाबू। वो कहते हैं कि कोई और कुछ तुझ पर विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। अब ये बात सुन के वो कहते हैं कि आप कैसे करते हैं विश्वास। तो उसने फिर अपनी कहानी बताई कि जिस सड़क की तुम बात कर रहे थे
अमूमन उस सड़क पर रात को कोई निकलता नहीं है, क्योंकि सुनने में आता है कि ऐसी ही जिस बस की तुम बात करते हो वो ऐसी बस निकलती है, और जो भी उस पर चढ़ता है वो सिर्फ अगर कोई औरत चढ़ रही है तो फिर वो बस पर रह जाएगी, और जो मर्द होगा वो उसको बाहर फेंक देते हैं। और मेरे परिवार के साथ भी हुआ ऐसे ही। हम किसी मेहमान के घर गए थे और उनके लाख मना करने के बावजूद भी हम रात को घर जाने के लिए निकले। वही बस हमें मिली, हमें नहीं पता था उस चीज़ का, हालांकि परिवार उन्होंने बताया नहीं था, उन्होंने ये कहा था कि रास्ता ठीक नहीं है। तो जब मैं चढ़ा तो जो उन्होंने सारा सीन बताया कि ऐसा जैसे तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही था, और जब वो हम बस पे सबसे पीछे वाली सीट में बैठे तो सारी औरतें हमारी तक बढ़ने लगी। उन्होंने मुझे बस के बाहर फेंक दिया, और मेरी बेटी और मेरी पत्नी वो बस में ही रहेगी। और अब जो है मैं भी उसी केस में अंदर हूँ जिस केस में तुम अंदर हो, कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को या तो गायब कर दिया, बच्ची को, या तो मार दिया। कहते हैं कि हालांकि कुछ महीने पहले मेरे पास एक आदमी आए थे, उन्होंने मुझे अपना सारा पता वगैरह बताया था और कहा था कि जब भी तुम छूटो तुम मेरे पास आना। अब मैंने तुम्हारी सारी बातें जो हैं वो सुन ली हैं। जब तुम भागोगे मैं तुम्हारी जितनी हो सकता मदद करूंगा, और तुम भाग के इस आदमी के पास जाना और तुम्हें शायद कुछ वहां पर मदद मिल सके। अब ये कहते हैं कि आदमी कौन थे, तो कहते हैं कि ये कोई पुरुषोत्तम है। खैर अब दोनों ने प्रोग्राम बनाया, राजू ने और विनीत ने और बाबू ने इसकी काफ़ी मदद की, और खैर किसी तरीके से पुलिस को भी रिश्वत दिला के बाहर से इन्होंने ऐसा तिकड़म लड़ाई की है, जेल से भाग निकले। जेल से भागने के बाद ये उस पते पर गए सीधा जिस पते का बाबू ने बताया था, पुरुषोत्तम के घर। अब जो वो पुरुषोत्तम के घर गए और पुरुषोत्तम का घर जब खटकाया तो वो जब उन्होंने माहौल देखा तो वो घर का माहौल बड़ा अजीब सा था। उनको आभास हो गया कि ये किसी तांत्रिक टाइप का घर है। पुरुषोत्तम जब उन्हें अंदर लेकर गया तो फिर उन्होंने सब कुछ बताया कि हमें ऐसा ऐसा पता दिया और ये हमारी साथ हुई है। तो पुरुषोत्तम कहता है कि मुझे पहले लगता था, कुछ महीने पहले लगता था कि मैं मदद कर पाऊंगा, पर मुझे अब लगता है कि मैं मदद कर नहीं पाऊंगा। तो वो कहते हैं क्या हुआ, तो फिर वो कहते हैं कि मैं इसलिए पीछे पड़ा हुआ था इस केस से कि मेरे पिताजी भी जो हैं उसी बस के अंदर कैद हैं। तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि भाई हमारी नॉलेज के अनुसार तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ औरतें ही कैद होती हैं, मर्दों को तो वो बाहर फेंक देते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी कैद हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों, मेरे पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं और उनको बहुत शौक था तंत्र विद्या का, मुझे भी बहुत शौक था। जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सुना तो उन्होंने ठाना कि मैं इस चीज़ का हल निकालूंगा। तो वो औरत के कपड़े पहन के बस में चढ़े गए और उसके बाद से वो गायब है। तो ये एक कारण हो सकता है कि उन्होंने का जो लिबास था वो औरत वाला था, तो उसकी वजह से वो वापस नहीं आ पाए। अब कहते हैं कि ये सारी बातें ठीक है, हम किसी तरीके से बस का जो है सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें एक चीज का नहीं पता कि ये बस का इतिहास क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि किसी बड़े से बड़े तंत्र को जो सनातनी विद्या भी जानता हो और तांत्रिक भी हो, ऐसे जो है उनको ढूंढना शुरू किया। और जैसे कि मैंने कहा कि पुरुषोत्तम और उनके पिताजी के लिंक थे, तो उनको कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम को एक ऐसे महातांत्रिक और जो सनातन विद्या में भी माहिर थे उनमें उनको एक भेंट हुई, उनसे मिलना हुआ और उनको जाके उन्होंने सारी चीज बताई। अब जब वो चीज हुई तो फिर उन्होंने पुरुषोत्तम को कहा कि तुम लेटने के लिए कहा कि तुम पर मैं मंत्र करूंगा और जो तुम हो अपने पिता से कनेक्ट हो गए और वहां पर तुम्हें थोड़ा सा पता लगेगा कि कहाँ पे हो। जब वो पुरुषोत्तम लेटता है और उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बिल्कुल अपने पिता से कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर अब कहते हैं कि विनीत कहता है कि मैं करूंगा, और जब विनीत नेहा से कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो वो अपने एक इल्यूजन में नेहा से कनेक्ट हो जाता है, और वहां पर जो नेहा है काफी चीख पुकार कर रही है और वो विनीत को कह रही है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ पर बहुत सी कुछ ऐसी भूत टाइप हैं और मुझे डर लग रहा है, ये पता नहीं मेरा क्या करेंगे। और यहाँ पर एक हैवान की तरह का एक आदमी है जो
इन पर जुल्म करता है और पता नहीं ये मतलब मुझे जिंदा भी नहीं रखेंगे और मारेंगे भी नहीं, और जितनी जल्दी हो सकता बस यहाँ तक आके वो बात खत्म होगी। अब कहते हैं कि जो जब ये सारा हुआ तो उसकी अचानक जब वो इल्यूजन से बाहर आया तो उसने कहानी सुनाई। फिर तांत्रिक जी ने अपने जब तब से ध्यान लगाया और उनको जो पिक्चर सारी नजर आई वो ये थी कि इस सारी चीज का बैकग्राउंड ये था कि जो ये बस का ड्राइवर है वो बेसिकली हरिया नाम का एक आदमी था, जो इसी रास्ते के एक गांव में एक बहुत बड़े जमींदार के घर पे नौकरी किया करता था। अब वो बंदा था करैक्टर का ढीला और आती जाती जो स्त्रियों को बुरी नज़र से देखता था। एक बार क्या हुआ कि जो जमींदार थे उनके बेटे की शादी हुई और उनकी जो बहू थी काफ़ी सुंदर थी। अब हरिया का जो उस पर बुरी नियत थी, एक दिन मौका देख के उसने गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो चीख पुकार पड़ी और आसपास के लोग आ गए। जमींदार को भी पता लगा तो उसकी काफ़ी मार कुटाई हुई। अब हरिया जो है वो किसी समय में काफ़ी देर से बचपन से ही उनके घर से लगा था, तो सिर्फ उसी का लिहाज करते करते उन्होंने उसको मार मूर के मतलब बाहर कर दिया गांव के। अब हरिया को ये इस चीज़ का अपमान लगा और उसने मतलब ठान लिया कि मैं अपनी जो है वो अपनी जो इस चीज़ का अपमान का बदला लूंगा। खैर कुछ समय बीता और एक दिन इन्होंने गांव की जो स्त्रियां थी वही समय जो बहू भी थी उनकी, तो सबका प्रोग्राम था कि किसी दूसरी जगह पे कोई सत्संग है किसी गुरुजी का, तो उन्होंने बस किराए पे की और सारी स्त्रियां जो हैं वो गांव की काफ़ी ज़्यादा स्त्रियां वो चल पड़ी उस सत्संग पे। तो रास्ते में क्या हुआ कि रास्ते में बस वाले ने ब्रेक मारी और एक दूसरा ड्राइवर जो है वो बस पे चढ़ गया और चलाने लग पड़ा। बस गमछा ने पहना था, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि वो कौन होगा, वो हरिया था। थोड़ी देर तक तो जो स्त्रियां अपना भजन वगैरह गाते हुए जा रही थी। ये बात है मतलब आज के इंसिडेंट जो से हो रहा था इससे कुछ 30-40 साल पहले की बात। तो फिर वो उसने रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी और काफ़ी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने लग पड़ा। तो इसी को देख के एक जो औरत है जो बेसिकली उस लेडी की सास थी और इनके जो मतलब जहाँ पे काम करता था वहाँ की मालकिन थी, तो वो बस से खड़ी हुई और उसको ड्राइवर को कहते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, इतनी तेज चला रहा है, धीरे नहीं चलाया जाता। तो वो सुनता नहीं है कुछ, वो गाड़ी चलाता रहता है। तो फिर वो थोड़ा सा डांट के आवाज़ में करती है। तो जब वो उसका ऐसे गुस्से से गमछा उतारती है वो हरिया पीछे वो देखता है, तो वो देखते तू हरिया। तो अब सारी जो औरतें हैं वो भी कि हरिया हरिया, और वो हरिया क्या करता है वो उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करती है और इसी चीज़ में जो वो बस है वो एक छोटी सी खाई में जाके गिर जाती है और गिरने के साथ ही उस बस को आग लग जाती है और वो सारी की सारी औरतें समय वो हरिया जल के वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद से जो वो हरिया है, अब जो औरतें हैं वो तो बेचारी मतलब क्या कह सकते हैं, उनका तो बुरी किस्मत। लेकिन जो हरिया है वो दुष्ट आत्मा है। वो अब सारी औरतें जो भटक रही है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा वो भटकती है और वो ऐसे तांत्रिकों के संपर्क में आती हैं और तांत्रिक उसको भी काबू करना चाहते हैं क्योंकि वो आत्मा बड़ी दुष्ट आत्मा थी। लेकिन वो कहता है कि मैंने अब बदला लेना और मैंने इनके इस रास्ते पर उसको मतलब जैसे कहते हैं ना एक शक्ति मिल जाती है और तंत्र मंत्र से भी। और वो तब से जब वो कोई उसके काबू में आता है तो खास तौर पे जो औरत होती है वो बस के जो है अंदर जाती है तो वापस नहीं आती। और जो बाकी सारी आत्माएं भी थी जो बेचारी मर चुकी थी उसको भी उसने कैद किया। तो जानते या ना अनजाने या मतलब चाहे अनचाहे उनको भी उसकी जो है उस हरकतों में साथ देना पड़ता था। ये कहानी होगी बस। अब वो तांत्रिक कहते हैं कि उसको हरा पाना तुम्हारे में से किसी बस का काम नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कहीं पर भी हराया नहीं जा सकता सिवाय उस बस के। और उस बस में जाने के लिए आदमी चला जाएगा, लेकिन जितना भी आदमी शक्तिशाली होगा उसको बस से बाहर कर दिया जाएगा, ये बात पक्की है। और तुम चाहे चले जाओ सारे जने उस बस में, लेकिन तुम जितना मर्जी मैं तुम्हें कोई मंत्र दे दूंगा जैसा मर्जी कर देगा तुम उस पर काबू नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको एक तांत्रिक ही जो है वो हरा पाएगा।
तो पुरुषोत्तम फिर कहते हैं कि फिर आपसे बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन गुरुजी मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब ये जो विनीत हैं और जो राजू हैं, चलो वो तो साथ दे रहा था, लेकिन अब विनीत और पुरुषोत्तम गिड़गिड़ाने लग पड़ते हैं कि आपको पता है कि हमारे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, वो भी एक बेचारा है, उसकी भी है, और ना जाने कितनी और जो हैं औरतें वो होगी जो उसके काबू में है, और कितनी औरतें आगे जाके हो जाएंगी अगर आप उसकी मदद, हमारी मदद नहीं, हमारी क्या मतलब समाज की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अब ये सब कुछ हुआ तो तांत्रिक जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसे ही है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले बात है कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, इवन कि मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। खैर उनको मना मनू के इनका जो प्लान बनता है वो बनता है कि ये सारे जाने औरत की वेशभूषा धारण करेंगे और उस बस का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो बस आएगी, बस पर चढ़ेंगे और उसके बाद ये अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे हरिया को काबू करने के लिए। अब योजना के अनुसार जब बस आई, ये बस पर चढ़े और बस पर धीरे धीरे चढ़ के जब लास्ट सीट पर बैठे, लास्ट सीट पर जब बैठे तो वही फिर सारा काम होना शुरू हो गया जो पहले हो रहा था। इनको पंडित जी ने वो या गुरु जी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी घूंघट उठाना नहीं है, क्योंकि घूंघट उठाते क्या होगा, इनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी और इनको बस से बाहर कर दिया जाएगा। और अगर ये हुआ तो फिर दोबारा से कब मौका मिलेगा कुछ पता नहीं। खैर अब क्या होता है कि जब ये पीछे सीट पर बैठती हैं और धीरे धीरे वही दोबारा जैसे मैंने कहा कि शुरू होने लग पड़ता है, जो गुरु जी हैं वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ने की वजह से वो जो सारी औरतें हैं वो धीरे धीरे पीछे जाने लग पड़ती हैं और ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती हैं, और जो हरिया है वो गुर्राने लग पड़ता है। अब हरिया उन औरतों को पीछे जैसे धक्का मार के पीछे करके आता है, तो जैसे ही उसकी नज़र गुरुजी पर पड़ती है, यानी उसको विश्वास होता है कि एक जो घूंघट में एक कोई शख्स है ये बड़ा शक्तिशाली है, तो वो उनको मारने के लिए दौड़ता है। ऐसा ही होता है, तो जो विनीत है वो उसको पकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है और उस जिसे कहते हैं कशमकश में उसका घूंघट जो है वो अब निकल जाता है, और जो वो औरतें हैं वो उसको देख लेती हैं कि वो एक इंसान है। लेकिन अब जो है वो नहीं हो रहा कि उसको पकड़ के बाहर कर दिया जा रहा है। रीजन कि जो हरिया है उसकी शक्ति उस गुरुजी को हराने में लग चुकी है। अब वो दोनों के बीच हाथापाई हो रही है। अब इस चीज को देख के कि विनीत को बाहर नहीं फेंका गया, दोनों बाकी अपना जो पुरुषोत्तम है और जो राजू वो भी उन्हें घूंघट उठाते हैं और वो विनीत को काबू करने की कोशिश करने लग पड़ते हैं। गुरुजी अपने मंत्रोच्चारण करने लग पड़ते हैं। धीरे धीरे जो स्त्रियां हैं जो पहले इनका अपोज कर रही थी वो बैठ जाती हैं अपनी सीट पर, और वो आराम से फिर वैसे सो जाती हैं जैसे पहले वो सो रही थी। ये देखकर अब हरिया को पता लग जाता है कि जो ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काबू है, और वो क्या करता है, वो बस को जो है कंट्रोल करके किसी तरीके से गिरने की कोशिश करता है। लेकिन उतने में जो वो गुरुजी थे उनके मंत्र काम कर जाते हैं और अचानक से एक तेज रोशनी होती है जिससे हरिया की चीख निकलती है और वो अचानक से वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, और जो औरतें हैं वो अचानक से गायब हो जाती हैं, समेत हरिया समेत बस। अब जब ये सब कुछ होता है तो वो सब जो हैं अपने आप को एक खाली जगह पे पाते हैं। सिर्फ वही नहीं, उनके द्वारा शिकार किए गए उस हरिये के वो सारी औरतें और साथ के साथ पुरुषोत्तम के पिताजी की डेड बॉडी भी जो उस बस में थे। कैसे मरे, क्यों मरे, इस चीज़ का कुछ पता नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम की मदद से सब बच गए। वो अपने पिता को नहीं बचा पाया, उसे दुख था इस चीज़ का, लेकिन इस चीज़ की खुशी भी थी कि कम से कम सारे परिवार वाले जो हैं उनका जो परिवार के जन है वो वापस आ गए। इसलिए शायद उसका अपने पिता से संपर्क नहीं हो पा रहा था। नेहा मिलती है विनीत को, खुश होती है। बाकी जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी हैरान परेशान, और वो सारे शुक्रिया अदा करते हैं गुरुजी का। खैर विनीत झूठे केस में बंद था, वो भी छूट जाता है। बाबू जो थे वो भी झूठे केस में बंद थे, जब उनकी पत्नी और बच्ची सामने हाजिर हो जाते हैं वो भी छूट जाते हैं।
राजू को जेल में वापस जाना पड़ता है क्योंकि वो एक चोरी के इल्ज़ाम में था और जेल भी उसने तोड़ी थी। तो इसके वजह से कुछ दिन उसे अंदर रहना पड़ता है, लेकिन आ, पुलिस और जुडिशल को ये चीज़ों पर विश्वास तो नहीं करती, लेकिन कम से कम उसको इस चीज़ का अप्रिशिएशन दिया गया कि वो कुछ लोगों को ढूंढ कर लाया। और जो वो बस है उसकी कहानी उसके बाद ख़त्म, और जो वो औरतें हैं उनको उनकी मुक्ति मिल गई। हरिया को उसका नर्क मिल गया जहाँ पर वो जैसे जाना चाहिए था। और कैसी लगी आपको ये कहानी? फिक्शनल कहानी है जैसा कि मैंने कहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैंने जो है अपनी ईमेल आईडी और अपनी इंस्टा आईडी भी मेंशन की है, और अगर आप अपनी स्टोरी चाहते हैं कि मैं नरेट करूं तो फटाफट मुझे भेज दीजिए अपनी स्टोरीज। अगर आप लिख सकते हैं तो ईमेल और इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते तो आप इंस्टा पर इसको ऑडियो भी भेज सकते हैं मुझे। और स्टोरीज अभी आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो मतलब मुझे डिटेलिंग में इतनी अच्छी नहीं लगी, सॉरी फॉर दैट। बट मेरी कोशिश होगी नरेट करने की जिसमें आपको एंटरटेनमेंट हो, सच्ची हो झूठी हो, बात की बात है। हॉरर स्टोरी फिल्में देखने जाते हैं वो भी तो भाई 90% फेक ही होती हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी फेक और रियल की बात नहीं है, लॉजिक की बात है। और ये चीज़ की बात है कि आपको पसंद आनी चाहिए स्टोरी। कुछ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी होती हैं, और कुछ इस चीज़ के दरमियान में होती हैं, जहाँ पर कुछ हमारे वहम होते हैं और कुछ सच्चाई भी होती है। तो एंजॉय कीजिए स्टोरीज को। पसंद आती है जैसे मैंने पहले कहा लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती डिसलाइक करके फीडबैक के तौर पर मुझे दीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो अब है आपसे विदा लेने का वक्त, और जब मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में तो जो उसकी तैयारी मैंने की है वो थोड़ी सी डिफरेंट की है, थोड़ी सी ज़्यादा हॉरिफिक कहानियों की तरफ मूव किया है। तो ये पिछले 1-2 जो कहानियाँ थी वो मैं सिंगल कर रहा था, फिर मैं मल्टी स्टोरीज में आऊँगा, और उम्मीद करूँगा कि आपको वो भी पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।